भारतीय इतिहास में एक दौर को अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त साम्राज्य का दौर। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सोने का था? देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? पर आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी है, या फिर कुछ और भी था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो किसी भी महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी, और गुप्त साम्राज्य की बुलंदियों को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो शुरुआत होती है श्री गुप्त से, करीब 240 एडी में। उस वक्त ये बस बंगाल और बिहार का एक छोटा सा इलाका था, मतलब बहुत ही मामूली शुरुआत। लेकिन असली नींव रखी उनके बाद आने वालों ने, घटोत्कच और खासकर चंद्रगुप्त प्रथम ने। और यहीं से एक छोटी सी ताकत के एक बहुत बड़े साम्राज्य बनने का सफर शुरू होता है। अब जाहिर है, एक साम्राज्य को बनाने के लिए चाहिए होते हैं जबरदस्त लीडर्स। तो चलिए अब बात करते हैं उन महान शासकों की जिन्होंने गुप्त वंश का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। ये टाइमलाइन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक। ये वो दौर है, करीब 150 साल का, जब इस साम्राज्य ने अपना सुनहरा दौर देखा। इन शासकों ने सिर्फ साम्राज्य ही नहीं फैलाया, बल्कि भारत की कला और विज्ञान को भी एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तो चलिए इनमें से कुछ खास नामों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। शक्तिशाली लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, और इससे हुआ ये कि मगध पर उनका कंट्रोल आ गया। इसके बाद उन्होंने खुद को महाराजाधिराज का टाइटल दिया, यानी राजाओं का भी राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब एक छोटा राज्य एक बड़ा साम्राज्य बन चुका है। और फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे समुद्रगुप्त। इन्होंने तो साम्राज्य की मिलिट्री पावर को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनकी जीत और उनकी स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त थी कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। हाँ, इलाहाबाद प्रशस्ति में उनकी जीतों का पूरा ब्यौरा है, कैसे उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को हराया। पर उनकी शख्सियत इससे कहीं बड़ी थी। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो श्रीलंका जैसे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये एक ऐसे राजा की इमेज है जिसे जंग भी आती थी और संगीत भी। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और इनके समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, अपने पीक पर। इन्होंने जरूरी ट्रेड रूट्स पर कब्जा किया, उज्जैन को दूसरी कैपिटल बनाया। पर सबसे कमाल की बात थी उनका दरबार। नवरत्न, यानी उस समय के 9 सबसे बड़े विद्वान इनके दरबार में थे, जिनमें महाकवि कालिदास भी थे। और तो और चीनी यात्री फाहियान, जो उस समय भारत आए थे, उन्होंने भी लिखा कि समाज बहुत खुशहाल और शांत था। बाद के राजा भी कम नहीं थे। कुमारगुप्त ने महान नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी, तो स्कंदगुप्त ने हूणों के हमलों से साम्राज्य को बचाया। बहुत बड़े काम थे ये। लेकिन यहीं एक पेच है। ये जो लगातार लड़ाइयां हो रही थी ना, इन्होंने धीरे धीरे शाही खजाने पर असर डालना शुरू कर दिया था। मतलब जीत तो मिल रही थी, पर साम्राज्य अंदर से कमजोर हो रहा था। तो फिर इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सिर्फ लड़ाइयों की वजह से नहीं। असली वजह ये थी कि इस दौर में जो शांति और स्थिरता आई, उसने आर्ट, साइंस और कल्चर के लिए तरक्की के सारे दरवाजे खोल दिए। अब सोचिए, इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए एक सॉलिड सिस्टम तो चाहिए ही। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में हर काम के लिए एक खास ऑफिसर था, जैसे जस्टिस के लिए महादंडनायक, फॉरेन अफेयर्स के लिए संधि विग्रहक। ये पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम ही एक तरह से साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी था, जो सब कुछ ठीक से चला रहा था। उस समय की सोसाइटी कैसी थी? यात्री फाहियान के मुताबिक क्राइम बहुत कम था, लोग सुकून से रहते थे। हिंदू धर्म का बोलबाला था, पर बौद्ध और जैन धर्मों को भी सपोर्ट मिलता था। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। समाज में वर्ण व्यवस्था काफी सख्त थी, और सती प्रथा जैसी चीजों के भी शुरुआती सबूत इसी दौर में मिलते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि ये युग कितना कॉम्प्लेक्स था। इस दौर के आर्ट और आर्किटेक्चर को देखें तो आज भी हैरानी होती है। अजंता की गुफाओं की वो कमाल की पेंटिंग्स, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या फिर नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये गुप्त काल के शानदार कल्चरल लेगेसी की निशानियां हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार तो सच में उस समय की ड्रीम टीम था। नवरत्न कहते थे इसे, यानी 9 हीरे। सोचिए, एक ही जगह पर कालिदास जैसे महाकवि हैं तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी। ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल हब बन गया था जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। जरा इस नंबर को देखिए, 3.1416। आज ये हमें बहुत आम लगता है, पर सोचिए आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू इतनी सटीक निकाली थी। ये उस जमाने की साइंटिफिक एडवांसमेंट का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन पाई से भी बड़ा, आर्यभट्ट का सबसे बड़ा तोहफा था शून्य का कॉन्सेप्ट, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसी ने डेसिमल सिस्टम की नींव रखी और मॉडर्न मैथ्स और साइंस के लिए वो दरवाजे खोले जिनका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं टिकता। धीरे धीरे इस महान साम्राज्य की नींव भी कमजोर पड़ने लगी। बाहर से हमले और अंदर से मुश्किलें, दोनों ने मिलकर इसे इसके अंत की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। तो ये पतन हुआ कैसे? इसके कई कारण थे। एक तो होड़ों के लगातार हमले हो रहे थे जिससे खजाना खाली हो गया। दूसरा, एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर बाद के राजा उतने काबिल नहीं निकले और आखिर में जो लोकल गवर्नर थे उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी। बस इन सब चीजों ने मिलकर इस महान साम्राज्य का पतन कर दिया। तो ठीक है, साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी लेगेसी का क्या? आज भी हम इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? गुप्त काल की असली विरासत उसकी जमीन या सरहदें नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है जो उसने दुनिया को दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉडल, ऐसा आर्ट और लिटरेचर जो आज भी जिंदा है, और सबसे बढ़कर मैथ्स और साइंस की वो खोजें जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और गुप्त साम्राज्य की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर एक स्वर्ण युग बनता कैसे है और क्यों हर सुनहरे दौर को एक दिन खत्म होना ही पड़ता है।